It is also very important question. ये बन गया स्टार और ये 3 और 5 मार्क क्वेश्चन आस्क इन द 5 मार्क्स क्वेश्चन आस्क इन द बोर्ड एग्जाम. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, ये 2 और 3 मार्क क्वेश्चन अलग से आ सकता है. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. ये अक्सर आता है 5 मार्क क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अच्छे से नोट कर लीजिएगा. हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनिया, योर सोशल साइंस मेंटर. तो बच्चों मैं स्वागत करती हूँ आपका इंडियन इकोनॉमी के डायनामिक वर्ल्ड में. बच्चों आज हम जानने चाह रहे हैं कि 3 पावरफुल इंजन जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उनका क्या रोल है, वो किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में. जैसा कि एक किसान का जो फील्ड होता है, फार्मर के फील्ड से लेकर इंडस्ट्री तक, टीचिंग से लेकर बैंकिंग तक, ये जितना भी सेक्टर्स हैं इनमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. तो चलिए बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. जैसे कि हमारा हाई प्रोफाइल का भी बहुत बड़ा रोल है आपको क्या देने में, विभिन्न विषयों की जानकारी देने में. तो इसी तरह हाई प्रोफाइल के साथ जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत ही डायनेमिक वर्ल्ड है. ये सेक्टर, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन ही नहीं है, ये हमारे नेशन को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं. तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो आज हम यहाँ पर इस चैप्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके नेचर के बेसिस पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और ऑनरशिप के बेसिस पर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. और इससे बच्चों आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हम तभी ग्रो करते हैं जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है. तो इसका किस तरह का रोल है, चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो चैप्टर नंबर 2 है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी चैप्टर में क्या दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी. यानी कि जो हम पीपल अराउंड यू, अगर आप अपने आसपास देखें तो आप पाएंगे कि अलग अलग है ना, अलग अलग जो लोग होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और उससे वो अपनी जीविका यानी कि अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं. जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज दिख रही है. यहाँ पे फार्मर्स है जो एक प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड एसोसिएटेड है. ओके, यहाँ पे आप देखिए ये फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और यहाँ पर एज अ टीचर. ओके, तो ये टर्शरी सेक्टर है. तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं. किससे कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है प्रोडक्शन से. ओके, नंबर 1 हम क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं. नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन से. ओके, और नंबर 3 कंजप्शन से, कंज्यूमर. बिकॉज ऑब्वियस है कि अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो किसके लिए किया जा रहा है, कंज्यूम करने के लिए. तो यहाँ पर ह्यूमन जो है इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कंजप्शन के लिए, जिसमें डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट सर्विसेज. ओके, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तो ऑब्वियस है ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं मनी के लिए. तो यहाँ पर ये मॉनेटरीली रिवॉर्डेड होती है, यानी कि जब हम ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो इससे हम अर्निंग करते हैं. ओके, तो ये इसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आप कनेक्ट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 9 से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कनेक्शन बहुत जरूरी है आपकी प्रीवियस नॉलेज से. तो आपने वहां पर चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से जो पीपल एज रिसोर्सेज में 2 तरह की एक्टिविटीज होती है, जिसमें हम मॉनेटरी, हमें वेजेस हम अर्न करते हैं वो इकोनॉमिक, और जो हम सेल्फ कंजप्शन खुद के लिए करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. लेकिन यहाँ पर हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में. ओके, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है. अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है. ओके, कि किस काइंड का, किस तरह का काम किया जाता है. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड इज टर्शरी सेक्टर. तो ये बच्चों ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर मींस जिसमें हम रॉ मटेरियल कहां से ऑब्टेन करते हैं, नेचर से ऑब्टेन करते हैं. ओके बच्चों, जैसे कि हमने ज्योग्राफी चैप्टर 1 में डिस्कस किया है रिसोर्सेज, तो जो बेस होता है वो हमें कहां से प्रोवाइड होता है, नेचर से होता है. तो प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच वी ऑब्टेन आर रॉ मटेरियल, गुड्स जो है हम ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. तो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज द प्राइमरी सेक्टर. जैसे कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में हम किसका यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में नेचर ने हमें सॉइल दिया है, ओके, वाटर दिया है,
सनलाइट दी है, तो इनकी हेल्प से हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ऐसे ही मिनरल्स, तो मिनरल्स जो है दैट इज वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी कि वो अपने आप नेचर में उनको अकर किया, फिर हम माइनिंग के थ्रू क्या करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको निकालते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, ओके, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, all these type of activities which are associated directly from the nature. Secondary activity जो हमारी नंबर 2 एक्टिविटीज है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। यहां से हमने क्या लिया, रॉ मटेरियल, ये हमने रॉ मटेरियल लिया। अब इस रॉ मटेरियल को क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग की जाएगी इसकी, यानी कि इसको कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, जैसे एग्रीकल्चर, हमने कॉटन ग्रो किया, हमने शुगर केन ग्रो किया, अब उस कॉटन से हम क्या बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे, या हम शुगर से शुगर केन बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर हमने प्रोसेसिंग किया, उसको कन्वर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया। तो दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो। ओके, जैसे प्राइमरी सेक्टर है इसको बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं, क्योंकि मेन एक्टिविटी होती है। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर में हम जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के थ्रू कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो। ओके, अब जो टर्शरी सेक्टर होता है ये कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है और कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो मिस टर्शरी सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इसका जो नेम है वो सर्विस सेक्टर भी है, क्योंकि इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द गुड्स, इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल। जैसे अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि टीचिंग से लेकर बैंकिंग तक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ओके, वो किसमें आती है, टर्शरी सेक्टर। तो ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, है ना, कि किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, तो हम उस बेसिस पर इसको क्लासिफाई करते हैं। और इजीली आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ओके, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें हम क्या यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, नेचुरल गुड्स बनाते हैं जिसमें नेचुरल प्रोसेस होता है। ओके, और इससे हम क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी सेक्टर को फॉर्म करते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच वी यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कॉटन ग्रो कर हम कॉटन शर्ट बना रहे हैं, है ना, कॉटन टेक्सटाइल्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, शुगर से शुगर केन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो एग्जांपल्स हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसका मीनिंग सिर्फ ये नहीं, जैसे इसका नेम है एग्री मीन्स सॉइल, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, तो इसका मतलब सिर्फ सॉइल कल्टीवेशन नहीं होता है, इसमें सभी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड होती है, जैसे एनिमल रेयरिंग, है ना, जिसे आप पेस्टोरलिज्म या हर्डिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एनिमल रेयर होते हैं, साथ में ही एग्रीकल्चर के जैसे आप देख सकते हैं फिशिंग होती है ना, लंबरिंग होती है, माइनिंग होती है, यानी मिनरल्स जो है। तो ये सब जो है ये नेचुरली, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, ओके, ये क्या करते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, ये प्राइमरी क्यों है, क्योंकि ये दूसरे सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, रॉ मटेरियल। ओके, तो रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा तो हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, वो टोटली किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है प्राइमरी सेक्टर में। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, ओके, सेकेंडरी सेक्टर को, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया ना, एनिमल रेयरिंग हो गया, ओके, फिशिंग हो गया, लंबरिंग हो गया, ओके, फॉरेस्ट जो होते हैं, माइनिंग हो गया। तो यहाँ पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री टोटली डिपेंडेंट है। ओके, तो इस तरह से इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। ओके बच्चों, अब जो है सेकेंडरी सेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल हमें कहां से मिल गया, प्राइमरी सेक्टर से मिल गया। तो हमें यहाँ रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिल गया, यानी कि जिसमें नेचुरल गुड्स मींस रॉ मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। ओके, उससे हम क्या बना रहे हैं, फिनिश गुड्स, प्रोसेसिंग, है ना, इसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ओके, और इसी को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। मतलब फर्स्ट स्टेज हुआ जहां पे हमें रॉ मटेरियल ऑब्टेन हुआ, उस रॉ मटेरियल की हमने प्रोसेसिंग की। जैसे इसमें आप डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हैं, कारपेंटर जो है वो वुडन लॉग का यूज करके क्या बनाता है, चेयर यानी फर्नीचर बनाता है। हमें ब्रिक्स मिलती है ना, ब्रिक्स मिलती है, तो उसे क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ब्रिक्स और सीमेंट से, दैट इज द हाउस कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट की जाती है, यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है। यहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, दैट इज, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल मिला उसको हम प्रोसेस करके पैकेजिंग करके दैट इज वी कंज्यूम। ओके, तो इन दिस वे, जैसे, और ये मशीन्स है, तो मशीन्स क्या, मिनरल्स से हमें क्या मिला, आयरन एंड स्टील।
है ना, मिनरल्स, आयरन और से हमने आयरन एंड स्टील बनाया, और आयरन एंड स्टील से हमने क्या बनाई, मशीन्स बनाई, जो बेस है सभी इंडस्ट्रीज का। तो इस तरह से ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये है कि हमें जो रॉ मटेरियल मिलता है, ओके, वहां पर, यहाँ पर भी देखिए आप, जितना भी ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है, आपको मैंने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में भी बताया था कि जो, याद है बच्चों ये वाला डायग्राम जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है, नेचर से इंटरेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और उसे किसमें कन्वर्ट करता है, मैन मेड रिसोर्सेज, जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। गॉट इट बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेचुरल गुड्स को प्रोसेस करती हैं, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर, और इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। अब जो हमारी थर्ड एक्टिविटी है ना, मैंने आपको बताया थ्री पिलर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा इकोनॉमिक इंजन है जिसपे हमारी पूरी जीडीपी बेस्ड है। तो उसका जो थर्ड पिलर है, उसका जो थर्ड सेक्टर है, वो क्या है, टर्शरी सेक्टर। ओके, तो ये जो सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती है, ये क्या प्रोवाइड करवाती है, सर्विसेज। ओके, अभी सर्विसेज किसको चाहिए, किसको सपोर्ट कर रही है ये, प्राइमरी को एंड सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, तो द सेक्टर, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फार्मर ने जो क्रॉप को प्रोड्यूस किया, अब उसको ट्रांसपोर्ट सर्विस रिक्वायर्ड है, उसको सेल आउट करने के लिए सिमिलर इंडस्ट्रीज ने, जैसे कि वहां पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ या मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, उनको बैंकिंग सर्विसेज की नीड होती है। ओके, तो जितनी भी सर्विसेज है, ये इनको क्या बोला जाता है, टर्शरी सेक्टर। और ये नंबर ऑफ पर्सनल सर्विसेज जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स, ओके, तो ये जितनी भी पर्सनल सर्विसेज है उनको भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे हमारे पास, हमें बैंकिंग में एटीएम बूथ्स, ओके, तो इंटरनेट, ये जितनी भी पर्सनल सर्विस है बच्चों, ये बहुत वास्ट है। टर्शरी सेक्टर इज वेरी वास्ट एंड इट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। पहली बात तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, और सेकेंड पर्सनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो पर्सनल सर्विस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टीचिंग है, ओके, टीचर जो हुए, ओके, हेल्थ फैसिलिटीज यानी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी। ओके, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एटीएम बूथ्स, एवरी, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर। अब आप देखिए यहां पे हम इजीली, अब जैसे वो मैंने आपको बताया था ना कि पावर शेयरिंग में, कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है जिसमें ऑल आर चेकिंग एंड मेकिंग अ बैलेंस। हम किसी सेक्टर के लिए यहाँ पे भी ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों सेक्टर, यानी कि यहाँ पे देखिए इंटरडिपेंडेंस, तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। किस पे इंटरडिपेंडेंट है, दे आर इंटरडिपेंडेंट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यानी फर्स्ट हमारा सेक्टर, सेकेंड और थर्ड, ऑल दे आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि एक दो, सब, अगर एक भी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इंपैक्ट, जैसे आपको पता है कि अगर सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक कर देते हैं तो जो प्राइसेस होते हैं, ओके, गुड्स के, वो एकदम से बढ़ जाते हैं। या प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर में क्रॉप फेलियर हो गया तो भी प्राइसेस बढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सभी सेक्टर जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करवा रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, तो इंडस्ट्रीज इस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी किसकी हो गई कि सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है बच्चों, आपके एनसीईआरटी में टेबल दी गई है, उस टेबल को इसी तरह से बहुत अच्छे से यू कैन यूज द एग्जांपल। तो यहाँ पर ये इंटरडिपेंडेंस किसकी शो करता है, सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी पे डिपेंड है। अब प्राइमरी जो है वो फूड प्रोवाइड करवाता है, जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर किस पे डिपेंडेंट हो गया, प्राइमरी पे हो गया। अब सेकेंडरी सेक्टर जो है वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर मशीन्स, ये प्राइमरी सेक्टर को कराता है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर डिपेंड हो गया, यहाँ पे किस पे, प्राइमरी डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी सेक्टर, ओके, और वेरियस इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि ऑल द सेक्टर्स आर द इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम, यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सेक्टर में तो उसका इंपैक्ट दूसरे सेक्टर में ऑटोमेटिकली पड़ता है। तो यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ओके, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हम देख सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर का एग्जांपल है। अब यहाँ पे कि टर्शरी सेक्टर, दोनों जो अदर सेक्टर है टर्शरी सेक्टर के पे क्यों डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर बिकॉज ट्रांसपोर्ट, एग्जांपल इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, किसको नीड है, अदर टू सेक्टर, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो किस पे डिपेंडेंट है, टर्शरी सेक्टर पर। तो इस तरह से हर सेक्टर डिमांड जो है अदर टू सेक्टर्स की पूरी करता है। तो ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस तरह से ये सारे ही सेक्टर एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है।
अब देखिए बच्चों, आपको पता है किसी भी कंट्री के, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पावरफुल इंजन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हम हिस्टोरिकल चेंजेस देखते हैं इन सेक्टर्स में कि जब भी किसी कंट्री का, जैसे आपको पता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द 1951 जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनिशिएट किया गया, तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम हमारा मेन फोकस था कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी को ग्रो किया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशियल फेज में, क्योंकि वो हमारे डेवलपमेंट का इनिशियल फेज था, वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल ओके फॉर मेनी टाइम, तो बहुत समय से हम कॉलोनियल रूल के अंडर में थे। अब उसके बाद हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चेंजेस कैसे आए इन सेक्टर्स की ग्रोथ में, मींस हिस्टोरिकल, यानी कि हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर, सेक्टर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो किसी भी कंट्री की अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, जैसे हमारी कंट्री की अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या था, 1951 जब हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए और हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो उस टाइम कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता था, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था, क्योंकि ऑब्वियसली बेस नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप प्रोसेसिंग किसकी करोगे, ठीक है। तो जब हम डेमोग्राफिक साइकिल देखते हैं, या एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी है जिसमें यही बताया जाता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। इनिशियल स्टेज होती है उसकी, जब वहां पर क्या होता है, टोटल डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर होती है, फिर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो उसके बाद क्या होगा, लोग क्या कर देंगे, दूसरी एक्टिविटीज, यानी कि आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, ओके आपके पास व्हीट, राइस, ओके आपके पास जितना भी मिनरल्स है बहुत सारे हैं, तो आप उनकी प्रोसेसिंग करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कौन सा सेक्टर डेवलप होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा, और इनको सपोर्ट करने के लिए फिर टर्शरी सेक्टर डेवलप होगा। तो इस तरह से अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, डेमोग्राफिक साइकिल की थ्योरी है, वो इस तरह से है। और सेकेंड स्टेज जो होता है, यानी कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का, वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां स्टार्ट हुआ था, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब होता है, ओके तो क्या होता है, फैक्ट्रीज आती हैं, ओके एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करते हैं। रीजन क्या है, एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटी है, इट डू नॉट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट फॉर द ऑल ईयर अराउंड, है ना बच्चों। आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में पूरे साल भर तो कोई काम नहीं रहता है, हार्डली पूरे ईयर में 6 मंथ्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके वो भी अगर 2 क्रॉपिंग सीजन उसमें हो रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को छोड़कर, अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा कहां हुआ था, सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वहां हमने देखा था सोसाइटी में कैसे चेंज आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर है फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर, सेकंड स्टेज में डेवलपमेंट की। तो ये डेवलपमेंट की स्टेजेस है, यानी हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में इनिशिएट हुआ, ठीक है। तो 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फिर 1956 से लेकर 1961 तक जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बना, तो उसमें फिर हमने इंडस्ट्री को भी फोकस करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, ओके। और आज रिसेंट कंटेम्पररी, अगर हम अभी मॉडर्न टाइम की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग सेक्टर है वो है टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है, क्योंकि जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वो सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी किसमें होता है, टर्शरी सेक्टर में होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी से पीपल शिफ्ट करते हैं। इसे बच्चों एक टर्म और आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे बोला जाता है ऑक्यूपेशनल शिफ्ट। ऑक्यूपेशनल शिफ्ट यानी पीपल जो है वो ऑक्यूपेशन शिफ्ट करते हैं, ठीक है, प्राइमरी से, क्योंकि प्राइमरी में प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो कहां जाते हैं, सेकेंडरी में, और प्राइमरी और सेकेंडरी की ग्रोथ की वजह से फिर वो किसमें ट्रांसफर होते हैं, टर्शरी में। तो इसीलिए आज टर्शरी सेक्टर जो है, तो दिस इज नोन एज द ऑक्यूपेशनल शिफ्ट, दिस इज द हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज होती है उसमें बेस प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है तो सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए, प्राइमरी को सपोर्ट करने के लिए टर्शरी सेक्टर आता है। टर्शरी सेक्टर में आज सर्विस सेक्टर में आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ है। तो दिस इज द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर, इस तरह से हिस्टोरिकल चेंज होता है सेक्टर में, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि क्या, कैसे, भाई अब आपने बोला कि मैम आप बता तो रहे हैं, पर हम ऐसे इसको कैसे प्रूव करें, क्या मेथड है इसको प्रूव करने का कि किस तरह से कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमी को, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं, देयर आर द 2 मेथड, डिफरेंट वेज मींस मेथड्स, है ना, 2 मेथड्स टू फाइंड आउट। हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, विच सेक्टर इज डोमिनेटिंग, कि कौन सा सेक्टर। तो पहला है हम ये कंपेयर करें कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, किसी भी कंट्री में टोटल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों में मिलाकर कितना प्रोडक्शन होता है, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है। दूसरा मेथड है कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने में किस सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी एंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में। ठीक, तो इससे कंपैरिजन से डेटा से हम इजीली वी कैन फाइंड आउट कि विच सेक्टर इज डोमिनेटिंग। सिर्फ बातों से ही नहीं कि हमने कह दिया कि टर्शियरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, पर क्यों, कैसे कर रहा है, हम कैसे कह सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि हाउ कैन वी से द टर्शियरी सेक्टर इज द राइजिंग सेक्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, भाई क्यों है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताई मैंने, अभी आपको बोला जीडीपी, है ना, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जैसे हमने डेवलपमेंट प्रीवियस चैप्टर में एवरेज इनकम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यानी कि टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन जितनी भी होती है लोगों की, उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ये क्या होती है, मनी की वैल्यू होती है, किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंट्री क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एक साल में, इन एन ईयर, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब बच्चों यहाँ पे फाइनल गुड्स क्यों लिखा है, मैं भी आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक, यानी कि प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है और जो फाइनल कंज्यूमर उसे कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो कंज्यूमर के, तो इसके बीच में उसे क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है और उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए आप कि यहाँ पे आप देखिए कि जितना भी टोटल वैल्यू है, जैसे कि फार्मर ने वीट को प्रोड्यूस किया, ठीक, अब उस वीट को वो सेल कर देगा मार्केट में, तो वीट का फिर क्या होगा, वीट से फ्लावर बनेगा। ठीक है, उसमें हम मान लीजिए हमें बिस्किट बनाना है, तो उसमें हम ऐड क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे शुगर, घी, उसको बेक करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, तो उसका कॉस्ट भी उसमें, यानी इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड फाइनल गुड्स। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो फाइनल गुड्स है वो क्या है, कि फाइनल गुड्स क्या होता है, तो फाइनल गुड्स होता है यानी कि किस तरह से हम क्या करते हैं, कि किस तरह से हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही काउंट करते हैं, है ना। तो इसमें ऑल गुड्स नहीं लिखा हुआ है, फाइनल गुड्स, तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं भी आपको आगे एग्जांपल से समझाती हूँ। तो जो जीडीपी होती है, जीडीपी क्या होती है, सम, टोटल ऑफ व्हाट, प्राइमरी सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, सेकेंडरी में कितना हुआ और टर्शरी में कितना हुआ। तो जीडीपी इज इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन इनटू द प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी। इसका जो टोटल आता है वो हमारा क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब विद इन अ कंट्री कितना प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ गुड्स बाय द सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ गुड इन द टर्शरी सेक्टर, इन तीनों का सम, इन तीनों का टोटल ही क्या कहलाता है, इट इज नोन एज द जीडीपी। उसे क्या बोला जाता है, जीडीपी। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, यानी कि फाइनल जो कंज्यूमर तक जा रहा है, मैंने आपको बताया ना प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये शुगर है, अब ये शुगर है, तो शुगर जो है वो हमने किससे बनाया, वो हमने दैट इज शुगर केन से बनाया। ठीक, अब इस शुगर केन यानी कि शुगर बन गया शुगर केन से, और इसमें उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उसमें हमने आटा मिक्स किया, ठीक है, यहाँ पर बटर मिक्स किया और इससे क्या बनाया, कप केक्स बनाया, यमी, मुंह में पानी आया ना। तो देखिए यहाँ पर जो प्राइस है, किसका प्राइस है, यानी कि जो ये सब प्रोडक्ट है, जैसे कि शुगर है, बटर है, फ्लोर है, एग्स है, और इनका हमने यूज किया, ये सब क्या है, दीज आर ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। क्या, अब इससे हमने क्या टर्न कर लिया, फाइनल गुड हमारा क्या हुआ, कप केक्स। तो कप केक्स की जो वैल्यू है, उसमें इन सब की वैल्यूज इंक्लूडेड है। क्लियर, तो यहाँ पे जैसे शुगर है, एग्स है, फ्लावर है, बटर है, तो इन सब का, तो ये सब क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो यहाँ पे फाइनल गुड क्या हुआ, फाइनल गुड है कप केक्स। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली पीपल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर के पास आता है। और इसमें हमें ये बहुत ध्यान रखना है जब हम जीडीपी को काउंट करते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है एग्स, है ना, एग्स है, शुगर है, फ्लावर है, बटर है, ठीक है। तो ये जो है इनको हमने यूज किया है क्या बनाने में, फाइनल गुड्स बनाने में। तो इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल है वो फाइनल गुड्स बनाने में यूज किया। तो जो वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड्स की, उसमें हम उसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे, वो किसमें इंक्लूडेड हो गई, वो टर्न किसमें हो गया, वो टर्न हो गया फाइनल गुड्स में। तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है जीडीपी में, नहीं तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी कि आपने एक बार काउंट कर लिया इनकी वैल्यूज और फिर आपने कप केक्स की वैल्यूज भी काउंट कर ली। जैसे मैंने आपको बिस्किट का एग्जांपल दिया, कॉटन शर्ट है, तो उसमें ऑलरेडी कॉटन, और कॉटन से कैसे यान बना, यान से क्या वीविंग हुई, कलरिंग हुई, तो जितना भी प्रोसेस हुआ फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कॉटन से, दैट इज द कॉटन शर्ट तक। सिंपल शुगर केन से शुगर या जैगरी बनाने में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, शुगर, जैगरी, कॉटन शर्ट। क्लियर, तो ऐसे ही दीज आर द एग्जांपल कि हमें डबल काउंटिंग से बचना है और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ
फाइनल गुड्स की वैल्यूज को ही क्या करना है, काउंट करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ डू वी काउंट। ये तो देखिए कितना इतना सारा प्रोडक्शन होता है, छोटे से पिन से लेकर एरोप्लेन तक प्रोड्यूस किया जाता है। तो इतने नंबर ऑफ गुड्स को काउंट करना इट इज नॉट अ इजी टास्क, ये बहुत बड़ा टास्क है। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, ओके, तो ये टास्क उसमें क्या करते हैं, उसमें वो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं, जो कंज्यूमर तक पहुंचता है, जो फाइनल गुड है, ओके, उसको काउंट किया जाता है। नहीं तो फिर हम कैसे करेंगे? तो एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप इस तरह का एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं कि हम सिर्फ फाइनल वैल्यू गुड्स की काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं काउंट करते हैं। तो दिस इज द वे, दिस इज द मेथड, ये तरीका है टू काउंट द वैल्यू ऑफ द जीडीपी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया, तो आपको मैंने बताया दो तरीके हैं ये जानने के, ये पता लगाने के कि जो तीन पावरफुल इंजन है हमारे इंडियन इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पे डोमिनेंट सेक्टर यानी कौन सा है, किसके बेसिस पर, यहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा जीडीपी। यहाँ पे हम जीडीपी के बेसिस पर एवेल्यूट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि विच सेक्टर आर कंट्रीब्यूटिंग। ये वाला जो सेक्टर है ब्लू वाला, ये आपका प्राइमरी है, ये पिंक वाला सेकेंडरी है एंड येलो वाला टर्शरी है। ठीक है, और यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ईयर कंपैरिजन का जो हमारा बेस ईयर है वो है 1973-74 में कितना था, और यहाँ पे 2013-14 में कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर जो है उसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। यहाँ पर देखिए इस, है ना, इस ईयर में यहाँ पर, तो यहाँ देखिए आप प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, और वही यहाँ पर देखिए आप टर्शरी सेक्टर 2013-14 में आके टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है, प्राइमरी, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर प्राइमरी इन 1973 मतलब इट वाज था, ओके, एंड 2013-14 में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टर्शरी सेक्टर। गॉट इट? तो इस तरह से इजीली वी कैन मेक द असेसमेंट, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम किस बेसिस पर कह रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारी जीडीपी में। ओके, तो आज टर्शरी सेक्टर डोमिनेटेड है इंडियन इकोनॉमी में। ओके, और जैसे कि डेवलप कंट्रीज में भी जो है सेकेंडरी सेक्टर जो है इंडिया में कभी डोमिनेट नहीं किया, पहले भी नहीं करता था, अभी भी नहीं किया। ओके, तो जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इतनी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ पे टर्शरी सेक्टर हो गया, और ये जो पिंक वाला पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है। ओके, इंक्रीज हुआ है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज द वे, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर इज द डोमिनेटिंग। किसके बेसिस पे हमने ये कहा कि क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन सा सेक्टर हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ द इंडिया, यानी टोटल प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है उसमें किस तरह से है। ओके बच्चों, अब देखिए सेकेंड, अब यहाँ पर ये आपको परसेंटेज में, क्योंकि वो जो था दैट इज एब्सोल्यूट नंबर था, है ना, तो उसमें आपको इतना क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे आप परसेंटेज में देखिए, तो परसेंटेज में जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 1973-74, ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, नियर द 40% था। ओके, और यहाँ पे जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का देखिए जो सबसे लार्जेस्ट है, और यहाँ पे ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का कम है और टर्शरी सेक्टर का दैट इज इन द 1973-74। लेकिन 2013-14 में जो शेयर है सेक्टर्स का जीडीपी में, उसमें टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर इज ग्रोइंग। ओके, तो इस तरह से मतलब वी कैन मेक अ कंक्लूजन, हम कंक्लूजन लगा सकते हैं कि क्यों। अब सवाल ये उठता है कि टर्शरी सेक्टर ही इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है इंडिया में, यानी कंटेम्परेरी आज एट द टाइम ऑफ द, यानी कि जब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तो एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर वाज द मेन कंट्रीब्यूटर इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके बच्चों, तो अब ऐसा क्या क्या रीजन है, तो व्हाट आर द रीजन, और यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, रीजन बिहाइंड रैपिड ग्रोथ, स्टार मतलब समझ में आ गया ना, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ कैन यू से, है ना, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द टर्शरी सेक्टर, या व्हाई टर्शरी सेक्टर इज द राइजिंग सेक्टर, है ना। ये पूछा जा सकता है कि टर्शरी सेक्टर जो है, टर्शरी सेक्टर इज राइजिंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, राइजिंग सेक्टर व्हाई। ओके, तो ये टॉपिक आपको बेसिकली क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, आपको सिर्फ समझना है। आई बात बच्चों समझ में? तो यहाँ पे देखिए कि रीजन क्या है कि किस तरह से टर्शरी सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर रहा है। तो इसका रीजन है फर्स्ट कॉज क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट हुआ। मैंने आपको बताया था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो उससे इसके लिए ज्यादा ग्रोथ हुआ सर्विस, यानी एग्रीकल्चर में जब ग्रोथ हुआ उनको ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुआ बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो ये सब सर्विसेज जो है इनकी नीड हुई। तो मींस बेसिक सर्विसेज, ये सर्विसेज क्या होती है, बेसिक,
इसका हेडिंग आप दे सकते हैं बिकॉज बेसिक सर्विसेज डिमांड हैज बीन इंक्रीज इन इंडिया, सो दैट्स व्हाई द growth of the service sector could be possible या tertiary sector is rising because the more demand of the basic services. Okay, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बेसिक सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, ये सब हमारी बेसिक सर्विस होती है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ओके, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल दीज आर द बेसिक सर्विसेज. तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया, इन पर ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. ठीक है, उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, ठीक है, ये सब. तो ऑब्वियस है कि इसका जो बेसिक सर्विस है उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, यानी कि इसका सेकंड कॉज क्या है, सेकंड रीजन क्या है कि राइज इन इनकम, लोगों की इनकम बढ़ी तो ऑब्वियस है उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज चाहिए थी. तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म ये क्रिएट किया. ठीक है, थर्ड रीजन है कि जितनी भी न्यू सर्विसेज है इनको डेवलप किया गया, जैसे कि हमारे यहाँ पर आईटी सेक्टर, ओके, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, ये सब सेक्टर जो है ये डेवलप हुए. और जो एमएनसीज थी उन्होंने भी इंडिया में आकर बहुत ज्यादा हैवीली, एमएनसी क्या होता है बच्चों, मल्टीनेशनल कंपनीज. ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि जो कंपनीज क्या होती है, मेनी नेशन, बहुत सारे नेशन से ऑपरेट करती है. इसको हम इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन में देखेंगे अबाउट द डिटेल. तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है यानी इंटरनेशनल कंपनीज है, उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है ना सर्विसेज में इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 1991 में एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया. एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, और ये जो थी 1991 एलपीजी पॉलिसी इज नोन एज द एनईपी. एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. हमारी कंट्री ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया. ओके, उसको एलपीजी बोला गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो बाहर की कंपनीज आई, इंडिया में इन्वेस्ट किया, नई नई सर्विसेज क्रिएट हुई, तो जॉब्स भी क्रिएट हुई है ना. बैंकिंग, इंश्योरेंस, टर्शरी सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया. तो दीज आर द रीजंस कि व्हाई टर्शरी सेक्टर, कि टर्शरी सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों कर रहा है. उसका रीजन क्या है कि जो टर्शरी सेक्टर है दैट इज ग्रोइंग सो मच, कि टर्शरी सेक्टर जो है वो इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है. तो इसका बेसिक रीजन ये है. और ऑब्वियस है कि जो सर्विस सेक्टर होता है यानी टर्शरी सेक्टर होता है, आप इसमें देखिए, इसमें जो स्किल्ड पीपल होते हैं, ओके, स्किल्ड पीपल या हाईली एडुकेटेड पीपल जिनके पास, ओके, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है, उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट करता है. एंड दोज हु आर सेमी स्किल्ड, ओके, उनके लिए भी जॉब क्रिएट करता है. तो जो टर्शरी सेक्टर है वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. किसके लिए, जो एडुकेटेड एंड स्किल होते हैं वर्कर्स, जैसे कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं. ओके, और इसके अलावा जो दूसरे अनस्किल्ड होते हैं, है ना, अनएडुकेटेड लोग होते हैं, उनके लिए भी सर्विसेज क्रिएट करता है, जैसे वॉशरमैन, बार्बर्स, रिक्शा पुलर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स. ओके, लेकिन इनकी जो पेमेंट होती है वो कम होती है. एंड दोज हु आर द हाईली स्किल्ड, इसीलिए बच्चों आप क्या बनने जा रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स बनने जा रहे हैं. तो योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ऑन यू. ओके, आपकी एजुकेशन में वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप हाईली स्किल्ड, एडुकेटेड, तो आपका ऑब्वियस है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो अपने आप राइज हो जाएगा. क्लियर. तो टर्शरी सेक्टर में इस तरह से ग्रोथ मिलती है कि सर्विस सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट में कौन से हो गए, स्किल्ड एंड एडुकेटेड, ओके, और दैट इज दोज हु आर द अनस्किल्ड एंड अनएडुकेटेड. ठीक है, दोनों ही तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है. बट दीज आर द हाईली पेड, ये हाईली पेड होते हैं, दे एंजॉय द बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड. अनस्किल्ड होते हैं पुअरली पेड, यानी कि इनकी सैलरी, इनके वेजेस कम होते हैं. आपने 9th क्लास में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, है ना, केस स्टडीज पढ़ा है इकोनॉमिक्स में भी, जिससे आपको पता है कि किस तरह से. तो एजुकेशन और हेल्थ क्या बनाता है ह्यूमन को, कमेंट बॉक्स में लिखिए. आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना. तो एजुकेशन एंड हेल्थ एंड स्किल ह्यूमन को क्या बनाता है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए. ओके, तो इस तरह से दिस इज द कि सर्विस सेक्टर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डोमिनेंट सेक्टर इंडियन इकोनॉमी. अब हमने एक बेसिस तो देख लिया जीडीपी के बेसिस पर कि कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है. क्लियर. हाँ बच्चों, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डोमिनेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, तो कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रहा है. सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड वे, आपको बताया था ना, 2 तरीके हैं जानने के कि कौन सा सेक्टर डोमिनेटिंग है. तो एक हमने जीडीपी के बेसिस पे देख लिया, और अब हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्लियर. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने सेम दैट इज कंपैरिजन किया है बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. जो हमारा बेस ईयर है यहां पर हम देखते हैं, तो जो हमारा बेस ईयर है वो है 1977-78. ओके, इस टाइम देखिए 71%, हाउ मेनी, 71% पीपल वर एम्प्लॉयड इन विच सेक्टर. ये कौन सा सेक्टर है, एग्रीकल्चर. ओके, 11% सेकेंडरी, और टर्शरी में 18% टर्शरी. ठीक है बच्चों.
तो यहाँ टोटल 100% हो गया आपका। तो ये कंट्रीब्यूशन था कौन से ईयर में, 1977-78 में। 2017-18 यहां देखिए, यहां भी प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर मतलब यही वाला ब्लू वाला हमारा प्राइमरी सेक्टर है, 44% ऑफ पॉपुलेशन, तब 71% पॉपुलेशन किसमें एंगेज थी, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में। और बाय दिस ये अभी भी स्टिल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ये आज भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ना, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। कौन सा सेक्टर है, एग्रीकल्चर। ओके बच्चों, ये है एग्रीकल्चर। और 25% इसमें ग्रोथ हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11 से 25% हुआ है, यहाँ पे 18 से 31। तो हमने देखा जीडीपी में तो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उतना नहीं बढ़ा है। तो स्टिल यहाँ पे आप देखिए कि प्राइमरी सेक्टर इज डोमिनेटिंग, आज भी ये लार्जेस्ट प्रोवाइडर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों है? जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है, तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्यों नहीं है? तो व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द कॉजेस कि स्टिल ओके अब प्राइमरी सेक्टर में जो 44% वर्किंग पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। अब उनका हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है, ओके यहां पे देखिए जो प्राइमरी सेक्टर है 44% एम्प्लॉयमेंट, और कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, 12%। 44% पीपल जो एम्प्लॉयड है, पर जीडीपी में आउटपुट उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, 12%। सेकेंडरी सेक्टर जो है, ओके दैट इज यहां पर इनकम जो है, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हम देखें दोनों की मिलाकर, ठीक, दोनों का अगर हम मिलाएं तो 66% होता है, ओके। और इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, 88%। तो कंट्रीब्यूशन किसका हाई है जीडीपी में, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का, ओके। बट एम्प्लॉयमेंट ये तो दोनों का है ना, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। कि जैसे कि हमने यहां पर देखा कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन जो है, जैसे हमने यहां पर देखा, फिर से ये ग्राफ देखिए कि यहां पर ये दोनों, यानी कि यहां पर देखिए 71% कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयमेंट में, तो आज भी लार्जेस्ट 25 और 31, ओके 25 और 31 है यहां पर। तो आप देख सकते हैं कि आज भी जो प्राइमरी सेक्टर है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, वो क्या है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो इनकम पर हेड इज हाई, और हाफ ऑफ द वर्कर मतलब 44% यानी 50% वर्कर आज भी प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है इट इज ओनली 12%। उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आज भी कितना है, 12% है, यानी कि 44% कंट्रीब्यूशन इज 12%। तो इसका रीजन क्या है, लेट्स फाइंड आउट, इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट आर द रीजन, ओके। तो ऐसा क्यों है कि व्हाई डू प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि प्राइमरी सेक्टर जो है ऐसा क्यों है कि उसका कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है? तो इसका रीजन ये है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उनमें ग्रोथ तो हुआ है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो फेल हो गए हैं। कैसे फेल हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं क्या क्रिएट करने में, टू क्रिएट एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की क्रिएट नहीं कर पाए हैं। जैसे हम आउटपुट देखें सेकेंडरी सेक्टर का, तो आउटपुट जीडीपी में उसका 9 टाइम इंक्रीज हुआ है ना, 9 गुना बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो 3 टाइम्स, 3 गुना ही बढ़ा पाए हैं, ओके। क्योंकि आपको पता है मोस्ट ऑफ द वर्क इन द इंडस्ट्री डन बाय द मशीन्स, तो एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत हो रहा है मशीन्स की हेल्प से, है ना। तो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो मास प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन बाय मासेस नहीं हो रहा। याद आया एक इसका स्टेटमेंट है, लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई है 3 टाइम्स ओनली, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है 9 टाइम, किसका, आउटपुट मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हुई है, इंक्रीज। ऐसे ही टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन यानी जीडीपी में जो कंपैरिजन किया वो 14 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 5 टाइम इंक्रीज हुआ है। तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा। मैंने अभी आपको बताया ना, जो स्किल्ड पीपल होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, वो हाईली पेड होते हैं, तो उनकी सैलरी तो ज्यादा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर कैसे लोग हैं, ज्यादातर अनएडुकेटेड लोग हैं, अनस्किल्ड पीपल हैं, आर यू गेटिंग। तो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाया है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, इसलिए आज भी जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है, वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में। स्टिल आर ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्स 50% पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी, ओके। और इसका एक रीजन ये भी है, अब आप बोलेंगे कि मैम इतने लोग काम कर रहे हैं, है ना, ऑलमोस्ट 50% लोग अभी भी इंगेज्ड हैं, तो उसके बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनकी इनकम इतनी कम क्यों है, कि उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है, 12% ही है। तो इसका रीजन है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो एग्रीकल्चर है वो कैसी एक्टिविटी है, सीजनल, ओके। क्लास 9th में आपने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर याद है आपको, उसमें आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग होते हैं वो हमें लगता है कि एम्प्लॉयड है,
है ना, बट एक्चुअली जो आउटपुट होता है, उनकी इनकम होती है, वो उतनी नहीं होती है। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इन विच अ पर्सन अपीयर, जिसमें हमें लोग दिखते हैं, है ना, कि इनके पास काम है लेकिन आउटपुट नहीं होता है, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। हमें बाहर से देखने में लग रहा है कि वो रोजगार है, उनके पास काम है, पर नहीं है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर का रीजन ये है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टार बना दिया है मैंने। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मोर वर्कर्स आर इंगेज्ड, है ना, जितने की जरूरत नहीं है उतने ज्यादा वर्कर्स हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज करिए एक फैमिली है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक। अब 1 हेक्टेयर लैंड है, यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, क्या 5 लोग काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास और काम नहीं है। तो तब भी जब 5 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 100 यूनिट्स ऑफ राइस, क्या। और सपोज करिए ये 2 यहां से निकल जाते हैं, ओके, और ये 3 ही काम करते हैं, तब भी प्रोडक्शन सेम रहेगा, ठीक। तो इसमें एक्चुअली ये जो 2 लोग हैं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया में ये सिनेरियो है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इतना है नहीं, तो घर में जितने लोग होते हैं, फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं, तो उनका जितना भी छोटा बिजनेस होता है वो इसी में एंगेज रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज द what disguised and the under employment, ओके। तो ये सिचुएशन है, ये रीजन है कि इन स्पाइट ऑफ कि इसके बावजूद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो फिर हम क्या करें, कैसे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ओके। व्हाट आर द वेज, दैट इज टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बन गया स्टार, और ये 3 और 5 मार्क क्वेश्चन आस्क इन द 5 marks question asked in the board exam कि what are the steps to create more employment opportunities in the rural India, because agriculture जो है वो रूरल इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो रूरल इकोनॉमी यानी कि जो हमारी ग्रामीण ओके अर्थव्यवस्था है, उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जाए, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं कि जो लोग हमें दिख रहा है अंडर एम्प्लॉयड है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। नंबर 1, बैंक्स जो है ओके, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे कॉपरेटिव्स है, आपने कॉपरेटिव्स के बारे में सुना ही है, ओके। तो कॉपरेटिव्स है, उनको क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए, लोन। तो पहला स्टेप क्या हो गया, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल मतलब कॉपरेटिव्स, एनजीओस, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये जितने भी हैं ये सब अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो ये लोन्स प्रोवाइड कराएं ताकि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर पाए, यानी कि जिसमें वो क्या करते हैं, ज्यादा मैनुअली वर्क करते हैं, तो उनको बेटर आउट इनपुट दिया जाए एग्रीकल्चर का, जैसे मशीनरी दी जाए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बेटर सीड्स। इससे फार्मर क्या कर पाएंगे, अपनी दैट इज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ा पाएंगे। यानी कि आपको पता है कि इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन होता है, तो इसमें फार्मर क्या करेंगे कि एटलीस्ट 2 सीजन, विंटर क्रॉपिंग एंड समर क्रॉपिंग, जैसे हम राबी एंड खरीफ बोलते हैं, ठीक है, तो उससे कर पाएंगे। दूसरा तरीका है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज जो किस पे बेस है, एग्रीकल्चर पर, स्मॉल, जैसे कि दाल है ना, पल्सेस जो दाल होती है, तो वो होल होती है, तो दाल मिल सेटअप हो सकता है, क्लियर। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्मॉल, जो भी वो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको प्रोसेस कर सके, तो स्मॉल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो सेटअप की जानी चाहिए रूरल एरिया में। तो दिस इज द सेकंड वे मेथड टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट। थर्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ना, उसका कलेक्शन सेंटर जो है वो रूरल एरिया में होना चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि आपको पता है होता क्या है कि रूरल एरिया में जो मीडिएटर्स होते हैं ओके, वो उनसे बहुत लो प्राइसेस में खरीदते हैं और खुद प्रॉफिट कमाकर ज्यादा प्राइसेस में बेचते हैं। तो मैक्सिमम बेनिफिट किसको होना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट फार्मर्स को होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि कैसे हमारे जो फार्मर्स हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनको उनकी क्रॉप का सही प्राइस नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास इतने मीन्स नहीं होते हैं कि वो टाउन्स और सिटीज तक आकर अपने प्रोडक्शन को सेल आउट कर सके। तो वो फैसिलिटी अगर उनको ही मिले तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। अब फोर्थ जो है, जितने भी रूरल चिल्ड्रन है यानी कि ब्रॉट टू द स्कूल, उनको सबको स्कूल आना चाहिए, एजुकेशनल सेक्टर, है ना, क्यों, और इससे क्या होगा, एक तो बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, वो ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, है ना। मैंने आपसे भी पूछा था ना क्या बनाता है हमें, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, वो ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उनको स्कूल लाना चाहिए, यानी उनके लिए स्कूल ओपन होने चाहिए, और उससे क्या होगा, जब स्कूल ओपन होंगे तो ये ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा स्कूल में, वहां पे टीचर्स रिक्वायर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा, वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिफ्थ, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हर विलेज में सेटअप होना चाहिए ताकि उनको प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज वहीं पर मिल जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनको दैट इज बहुत दूर तक नहीं आना पड़ेगा, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो दिस कुड बी डन। और सबसे इंपॉर्टेंट है टूरिज्म,
ओके ये रीजनल, जिसमें क्या होता है आपको पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इंडिया की एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो टर्शरी सेक्टर में आता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि टूरिज्म जो है वो जॉब्स क्रिएट करता है ना। मेनी ऑफ आवर स्टेट्स, जैसे जो माउंटेन स्पेशली हिली एरियाज है इंडिया के, जहां पर टेरन यानी लैंडफॉर्म जो है वो फ्लैट नहीं है, वहां पे इतने ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहां के लोग जो है वो किस तरह से अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टूरिज्म। तो ऐसे ही आपको पता है कि रियल जो इंडिया है, ट्रू इंडिया, ओके, जो हमारा कल्चर है वो हमें कहां पे देखने को मिलता है, अपने गांव में। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए जिससे रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिले, ओके, और वहां पर भी आईटी सर्विसेज होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट हो सके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, दैट इज नोन एज द MNREGA, है ना, मानरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले इसका नेम सिर्फ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, तो ये स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। ये एक्ट क्या है, ये एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देता है, ओके, एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी कि जो लोग इसमें रजिस्टर करते हैं उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने किया। इनिशियली पहले ये 2005 में 200 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंटेड था, फिर उसके बाद ये कैसे स्प्रेड हुआ। तो ये कुछ वेज है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर द वेज टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली रूरल में आए, अर्बन में भी आए, तो इसी तरह से यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल बाय इंप्रूविंग ऑल दीज सेक्टर, वी कैन क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ये है कुछ तरीके कि किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी आता है, दैट इज पहले इसका नेम क्या था, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। ये 2 और 3 मार्क क्वेश्चन अलग से आ सकता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नरेगा या एम। तो ये जो है ये गवर्नमेंट ने पास किया था, एटलीस्ट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, दोज हु आर एबल टू विलिंग टू वर्क, है ना, जबरदस्ती नहीं, जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें सब नहीं, जो काम करना चाहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर करवा लीजिए, और गवर्नमेंट आपको क्या देगी, 100 डेज का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देगी। और मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं दे पाती, गवर्नमेंट फेल हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देगी, है ना, बेरोजगारी भत्ता देगी, ओके। और इसको क्या बोला गया है, राइट टू वर्क, ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, स्टार 1 मार्क कर लीजिए, ओके। विच एक्ट इज नोन एज अ राइट टू वर्क, तो दैट इज नरेगा 2005 इज नोन एज द राइट टू वर्क, कि सबको काम का अधिकार है जो काम करना चाहते हैं, ओके। बिकॉज आप पता है ना, हम अनएम्प्लॉयड किसको बोलते हैं, मैं आपको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकती, बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू डू वर्क। जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नरेगा है, और इसमें यही था कि पॉवर्टी को, इसका मेन एम क्या था, ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉवर्टी को कम किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इसको किया गया। इसका ये भी था, कम्युनिटी की जो एसेट होती है, एसेट मतलब कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज जो होते हैं, उनको भी बढ़ाया जाए। तो ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए ताकि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो, पॉवर्टी भी कम हो, ओके, और लोगों को राइट टू वर्क, इसीलिए इसको क्या नेम दे दिया गया, इट इज नोन एज अ राइट टू वर्क। यहां मैंने मार्क कर दिया, ये एमसीक्यू, और ऐसा पूरा फीचर्स आ सकते हैं, फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ MN, ओके, दैट इज MNRGEA, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, EGA, है ना, EGA है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। अब अर्बन एरिया, मैंने आपको कहा ये सब हमने डिस्कस किया कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। तो अब अर्बन एरिया में कैसे क्रिएट किया जाए, तो अर्बन एरिया में क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि अर्बन एरिया में स्पेशली आपने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखे थे, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट टाइप। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में एडुकेटेड, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो सका है, लेकिन उनके लिए जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो वहां पे कैसे किया जाए, तो इसके लिए जो एडुकेटेड पीपल होते हैं उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प दी जाए, यानी लोन्स प्रोवाइड की जाए, ओके। स्किल प्रोग्राम आपको पता ही है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ही है स्किल, है ना, कौशल विकास प्रोग्राम जो है करने का, ये एफर्ट्स किए जाने चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की जाए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्लियर। द थर्ड स्टेप, प्राइवेट कैपिटलिस्ट। प्राइवेट कैपिटलिस्ट कौन होते हैं बच्चों, एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन है, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, वाडियास, ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, इनको एनकरेज करना चाहिए कि ये नए नए इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्ट करें, और जो एमएनसीज है वो क्या करें, इंडिया में आकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, है ना, फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट करें, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है। और इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, मैंने आपको बताया स्किल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है, ह्यूमन तो क्या होता है, एक रॉ होता है, तो उसको क्या देना चाहिए, उसको एजुकेशन प्लस हेल्थ फैसिलिटीज प्लस स्किल्स इज इक्वल ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन होना चाहिए। तो दीज आर द वेज टू क्रिएट, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, ओके, इस तरह से प्रोग्राम किए जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट एक्टिविटीज किया जाना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो अर्बन एरिया में भी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर कॉज है, ओके, दैट इज जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो वो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें
रेक्टिफाई करना चाहिए। तो बच्चों ये तो हमने कर लिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर, ओके, जो मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। अब सेकंड क्लासिफिकेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हम करने जा रहे हैं वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि लोग कहां काम करते हैं। ओके, तो इस बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किस बेसिस पर, एम्प्लॉयमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड कैटेगरी है ये, है ना, इसे आप इसे ऐसे समझिए। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने किया किसके बेसिस पर, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड जैसे कि नेम है, दोज पीपल हु आर वर्किंग ईदर, या तो वो गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में, यानी कि जो भी एंटरप्राइजेस, कंपनीज, इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। और वो सब वही बेनिफिट देती हैं, वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के अंडर में भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बट ऑर्गेनाइज में कि जितनी भी एंटरप्राइजेस है, एमएनसीज है, इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ओके, और एम्प्लॉइज को, अपने एम्प्लॉइज को, यहाँ की जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको वो सब बेनिफिट देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर, दोज ऑर्गेनाइजेशन, वो सब ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब एंटरप्राइजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन, जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है अपने वर्कर्स को और फॉलो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय हुम, सेट बाय गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। इसमें आगे ये भी ऐड कर लीजिए, सेट बाय गवर्नमेंट, ओके। जैसे कि एग्जांपल कौन से लॉज, कौन से, जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, ओके, गुड सैलरीज टू देयर वर्कर। तो ये है रूल्स एंड रेगुलेशन कि फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्रीज में किस तरह से, ओके, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए टू द वर्कर, यानी कि जो उनका वर्किंग कंडीशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट, गवर्नमेंट ने जो काम के लिए, है ना, मिनिमम सैलरी डिसाइड की है वो उसके अकॉर्डिंग उसको दे, उससे कम ना दे। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, आफ्टर द रिटायरमेंट उनको पेंशन और अदर फैसिलिटीज मिले और उनको अच्छी सैलरी मिले। तो दीज आर द फैसिलिटीज, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो एंटरप्राइजेस, जो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं, उन सबको हम ऑर्गेनाइज कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर तो करता ही है, पब्लिक सेक्टर तो करता ही है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है। इसके अलावा वर्कर्स को और भी बेनिफिट दिए जाते हैं, क्या, पेड लीव्स, यानी कि संडेज एंड अदर गैजेटेड हॉलीडेज, उस दिन वो क्या होता है, उनकी हॉलीडे होती है लेकिन उनको सैलरी पूरे मंथ की मिलती है, तो इसका मतलब हुआ पेड लीव्स, पेड हॉलीडेज, है ना, पेड हॉलीडेज, ये पेड हॉलीडेज वो हुआ, पेड लीव मतलब वो जो है कैजुअल लीव और ये सब ले सकते हैं। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि उनकी सैलरी में से कुछ पोर्शन, है ना, डिडक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट उतना ही करके, दैट इज करके उनको बाद में आफ्टर द रिटायरमेंट उनको एक लमसम अमाउंट देती है, पेंशन दे उनको रिटायरमेंट के बाद, मेडिकल फैसिलिटीज दे, हाउसिंग फैसिलिटीज दे। तो ये भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो वर्कर्स को दिए जाते हैं। तो वर्कर्स जो है दे एंजॉय अदर बेनिफिट, यानी कि पेड लीव, उनको जब कोई जरूरत हो तो वो जो लीव है अगर वो लेते हैं कैजुअल लीव तो वो पेड होनी चाहिए, ठीक है। हॉलीडेज, इन केस गैजेटेड हॉलीडेज है, संडेज है, वो सब पेड होने चाहिए, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, उनको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए आफ्टर द रिटायरमेंट, ओके, और पेंशन मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, यानी कि उनको फ्री में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है, जस्ट काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। हाउसिंग फैसिलिटीज, लाइक उनको जो है हाउसिंग अलाउंसेस मिलने चाहिए। तो दीज आर द फीचर एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये अक्सर आता है 5 मार्क क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके। तो इजीली यहां पर ये सब है और अनऑर्गेनाइज में ये नहीं होगा, तो वेरी इजी, अगर आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेते, लिख लेते, तो इजीली यू कैन राइट एंड क्वाइट इजी टॉपिक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि क्या डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से, ओके, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा, अब ये लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ओके, यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर रही है, ओके। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे किसकी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो बहुत ही स्मॉल, है ना, बहुत ही छोटे यूनिट्स होती है, छोटी फैक्ट्रीज होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, वो एक जगह नहीं होते हैं, और वो क्या नहीं करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉलो, क्या नहीं फॉलो करते हैं, डू नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, ओके, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेड लीव्स, ओके, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो नहीं करते हैं, इवन वो रेगुलर जॉब्स भी नहीं देते हैं,
ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका जॉब रेगुलर है, वंस यू हैव बीन अपॉइंट। आपकी बुक में कमल और कांता की स्टोरी दी गई है, उससे आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि कांता एक ऑफिस में वर्क करती है तो उसको अपॉइंटमेंट मिला, जब उसने ज्वाइन किया उसको पेड लीव्स और वो सब बेनिफिट मिलते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं। और कमल एक शॉप पे वर्क करता है, तो जिस दिन वो नहीं जाता उसको सैलरी नहीं मिलती है, उसका जॉब भी सिक्योर नहीं है, उसका जो ऑनर है वो कभी भी उसको छोड़ने के लिए कह सकता है, उसके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स जो है वो बहुत ही पुअरली एड होते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ओके, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है ऑर्गेनाइज में, जैसे कि पेड लीव, पेड हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटी। तो वेरी इजी, ऑर्गेनाइज में आप लिखेंगे मिलता है, यहाँ लिखेंगे नहीं मिलता है। ऑर्गेनाइज में जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पे नहीं है, पुअरली एडेड, और वहां पे सारे बेनिफिट मिलते हैं। रेगुलर जॉब यहाँ पे नहीं होती है, वहां पे होती है। तो इजीली यू कैन मेक अ 5 डिफरेंस। ओके, यहाँ पे जो कंडीशन होती है वर्कर की बहुत मिजरेबल होती है और वहां पे उनको बेटर कंडीशंस मिलती है। तो जो कमल और कांता की स्टोरी ना जो भी आपने मैंने बताया, तो उसको आप रीड करेंगे तो इजीली यू कैन डिफरेंशिएट एंड दीज आर द फीचर। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये आता है 5 मार्क्स का। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना होता है, इनके फीचर्स लिखने होते हैं किस तरह से है, तो वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए इजीली, जो मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑर्गेनाइज, दिस इज द अनऑर्गेनाइज। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइज। यहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट, यहाँ पे डू नॉट लगा दिया तो ये एक ही पॉइंट याद करेंगे उसे, एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, नो जॉब सिक्योरिटी। ओके, फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर, और यहाँ पे लॉन्गर आवर्स, जैसे कमल जो है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक काम करता है ना, और कांता का ऑफिस वर्क होता है 10 से 6 बजे तक, तो फिक्स वर्किंग आवर होते हैं। ठीक है, ओवर टाइम अलाउंसेस यहाँ पे दिए जाते हैं अगर वो एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ओवर टाइम अलाउंसेस नहीं होते हैं। वर्कर्स को बेनिफिट होते हैं, पेड लीव, मेडिकल, हाउसिंग फैसिलिटीज, यहाँ पे नो सच बेनिफिट यहाँ पे नहीं होता है। वर्कर्स आर पेड वेल, यहाँ पे नहीं होता है उनके पास, यहाँ पे उनको ये फैसिलिटीज मिलती है, इसमें बेनिफिट्स नहीं मिलते, वेजेस बहुत कम होते हैं, और यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो दीज आर द डिफरेंस। ओके, और इसी तरह से इसी फॉर्म में अगर डिफरेंशिएट आता है तो बच्चों आपको पता है ना, आपको ऐसे ही टेबल बनाकर ओके डिफरेंशिएट करना होता है, फर्स्ट पॉइंट और इधर उसका फर्स्ट पॉइंट, जो दोनों के बीच में डिफरेंस करे। तो ओके, तो इस तरह से इजीली ये आप एज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन दैट इज frequently asked in the board exam, you can write कि this is the difference between the organized and unorganized sector। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा बेचारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनके साथ गलत तो बहुत होता है, तो उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, दिस इज द आवर मेन। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे हम अपनी इंडियन इकोनॉमी का बहुत डायनामिक पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ ये भी सोचना है, हमें यहाँ ये भी सॉल्यूशन निकालना है कि जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। स्पेशली मैंने आपको बताया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्कैटर्ड यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट्स होती है। ठीक, तो इसमें जो लोग होते हैं जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तो यहाँ पे मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, दैट इज जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड होता है। ठीक है, या एग्रीकल्चर वर्कर्स है यानी लैंडलेस लेबर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं लैंडलेस लेबर्स, उनको हेल्प दिया जाना चाहिए, उनको सीड्स, प्रोवाइडिंग क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे सकती है। तो एक ये तरीका है, एक ये स्टेप है उनकी हेल्प करने का। ठीक है, और उनको क्या किया जाना चाहिए, उनके लिए जो हमने बच्चों किया था ना, हाउ टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरिया, ओके, दैट वी कैन अप्लाई ओवर हियर कि यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाना चाहिए ताकि वो रॉ मटेरियल ओके हेल्प मिलनी चाहिए, कलेक्ट कर सके, आउटपुट अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्ट लॉज, गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, क्योंकि जितनी ऑर्गेनाइज सेक्टर की वो सब तो रजिस्टर्ड है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है। ओके, तो वो जो उनकी मर्जी होती है वो वैसा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए ताकि कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं यानी डेली वेजेस जो वर्कर्स होते हैं उनके राइट्स को भी क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को इस तरह से क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरह से स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं द लास्ट क्लासिफिकेशन, जो हमारे चैप्टर में लास्ट क्लासिफिकेशन दिया है। अब ये किस बेसिस पर है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि कौन इकोनॉमी को क्या करता है, ऑन करता है ना, हु ओन्स व्हाट। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 1 पब्लिक सेक्टर, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर। तो दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जैसे कि आप जानते ही हैं, है ना, हमने डेवलपमेंट प्रीवियस चैप्टर में पब्लिक फैसिलिटीज किया था जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती, तो यहाँ पे भी है जितनी भी एंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूशंस, ओके, जिसकी ओनर कौन, यहाँ क्योंकि ये ओन्स के बेसिस पर है तो कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट मैनेज करता है, उन्हें क्या बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर वो एंटरप्राइजेस होते हैं जिसको मैनेज कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, और पब्लिक सेक्टर का एम क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, और प्राइवेट सेक्टर का एम क्या होता है, प्रॉफिट। ये भी क्वेश्चन डिफरेंशिएट के फॉर्म में ही आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। या ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द
पीपल, ओके, मैक्सिमम, ओके, क्या किया जाए, लोगों का भला किया जाए। तो जितनी भी बेसिक सर्विसेज होती हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सब बेसिक इंडस्ट्री जो है ये पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट इसलिए प्रोवाइड कराती है, इंडिविजुअली उसको ओन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन कनेक्ट विद दैट, आप उससे इसको कनेक्ट करेंगे। और जो अदर सर्विसेज होती है जिसमें अदर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, वो प्राइवेट सेक्टर होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल क्या है, रेलवेज, BHEL का मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ओके, एंड HMT, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, तो ये जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, रेलवेज हुआ, तो ये किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस है ना, टाटा मोटर्स, बजाज, तो ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओके, अडानी ग्रुप हुआ, तो ये जितने भी हैं ये प्राइवेट इंडिविजुअली ओन है, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करा रहे हैं, बट इट कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर। ये किसके अंडर में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के। तो इस तरह से दिस इज द डिफरेंस। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर है, क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि डिफरेंस भी आ सकता है और इंपॉर्टेंस भी आ सकता है, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो जैसा पब्लिक सेक्टर हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, ये हम खुद से तो कंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते, ये गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करवाती है। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ओके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंट्री की पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये पीपल की चॉइसेस को अनलार्ज करते हैं, लोगों को बेसिक सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जो प्रॉफिट इनको अर्न होता है पब्लिक सेक्टर को, ओके, वो इनकम का सोर्स होता है गवर्नमेंट को। आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो टैक्सेस होते हैं, GST जो हम पे करते हैं, ओके, तो वो क्या है, सोर्स ऑफ द इनकम। फेडरलिज्म में मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए अलग कनेक्टिविटी हुई ना बच्चों, देखो हमने कनेक्ट किया इसको कि किस तरह से इनकम का सोर्स होता है, और ये चीज हमने फेडरलिज्म में डिस्कस किया था, फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो कनेक्ट करना सीखिए आप। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं पब्लिक सेक्टर में, और आपको पता है पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयड होते हैं वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी जॉब सिक्योर्ड होती है, उनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स, ये सब क्या है, बेनिफिट्स हैं किसके, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और इसके अलावा आपको पता है जो हमारी कंट्री का डिफेंस होता है, यानी हमारी आर्मी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी किसके अंडर में आती है, दैट इज पब्लिक सेक्टर के। तो ये कुछ एग्जांपल्स है पब्लिक सेक्टर्स के, पब्लिक एक्टिविटीज के। डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन, जितनी भी हमारी मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, ये सब नीडेड है आर्म फोर्स के लिए, तो इसे ये किसके अंडर में आती है, पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्री को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी इज द मस्ट इन द डेवलपमेंट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड, वी नीड अपार्ट फ्रॉम द इनकम, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। ठीक है, तो यहां से वो कनेक्ट हो गया। एंड रेलवेज, जैसे मैंने आपको कहा रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे चीपेस्ट है लैंड, अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स देखें, रोडवेज, रेलवेज, ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा कन्वीनियंट, चीपेस्ट क्या होता है, रेलवे होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर लोगों को जाना है तो रेलवे ही यूज करते हैं, तो इसलिए इस पे बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। वी कैन नॉट, हम पर्सनली तो कंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते रेलवे ट्रैक्स, लाइंस एंड ऑल स्टेशन, तो ये सब गवर्नमेंट करती है, पब्लिक सेक्टर के अंडर में आता है। ओके, और प्राइवेट जो पीपल है वो इतना ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता है जो रेलवे है दैट इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया, तो किसके अंडर में है, ये गवर्नमेंट के अंडर में है, तो ये पब्लिक सेक्टर में आता है, वेलफेयर प्रोवाइड करवा रहा है, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाना है। ओके, तो इन दिस वे, जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, तो प्राइवेट पीपल कैपेबल नहीं होते हैं, तो ये नीडेड होती है सर्विसेज पब्लिक सेक्टर में, तो गवर्नमेंट इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। थर्ड एग्जाम्पल है एजुकेशन। ओके, अब आप देखिए कि जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट रन स्कूल, बिकॉज पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द प्राइवेट स्कूल्स या हॉस्पिटल प्राइवेट, तो वो कहां पर डिपेंडेंट है, ऑन द दैट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल। तो इसमें जो एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं, ये दोनों मैंने आपको बताया। तो गवर्नमेंट इनको चीप एजुकेशन, आपको पता है राइट टू एजुकेशन इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ है 2009 में, है ना, सब पढ़े सब बड़े, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज गिवन अप टू द 14 ईयर चिल्ड्रन, तो वो इसमें आता है, वो गवर्नमेंट ही करवा रही है। हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी बहुत जरूरी है, ओके, लोगों के लिए। तो हेल्थ केयर आपको पता है गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है, वेरियस स्कीम्स हैज बीन लॉन्च, ओके, ताकि जो पूरे सेक्शन है, पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उनको भी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कि हमें पब्लिक सेक्टर की क्यों नीड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से कंट्री के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों,
और इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज। ओके, जैसे पीडीएस सिस्टम आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको याद है ना, आपने पढ़ा था कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, जो फार्मर से क्या करता है, जो जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको खरीदता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसके थ्रू कलेक्ट करती है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, फार्मर से कौन से प्राइसेस में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है बिफोर द सोइंग सीजन, और इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, कलेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है पीपल को रिड्यूस रेट में। ठीक है, और इस रेट को क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपने लास्ट 9th क्लास में पढ़ा है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गवर्नमेंट जिस प्राइस में थ्रू द पीडीएस, पीडीएस क्या होता है, राशन शॉप्स, पीडीएस इज राशन शॉप्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, और ये सिस्टम जो होता है ये फूड सिक्योरिटी, आपको याद है ना फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन, फूड शुड बी अवेलेबल, अफोर्डेबल, ओके, दैट इज तो स्टार्वेशन दैट कैन बी अवॉइडेड। फार्मर्स को बेनिफिट देती है ताकि वो गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है उनके लिए एक सपोर्ट प्राइस, ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। मैंने आपको बताया ना, मीडिएटर्स जो होते हैं फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, हम इतने प्राइस में आपसे मिनिमम ये प्राइसेस पे तो खरीदेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इससे फार्मर्स को सिक्योरिटी मिलती है, उनको बेनिफिट मिलता है। तो फार्मर्स को बेनिफिट दिया जाता है ताकि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या कर सके, अपने फूड को दैट इज सेल कर सके। तो उनको पहले से ही बिफोर सोइंग सीजन ही न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि उनको पता हो कि हमें मिनिमम इतना प्राइस तो अपनी क्रॉप का मिलेगा ही, तो उससे वो इंश्योर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे फूड सिक्योरिटी है, आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी पीपल को दी जाती है ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूट, स्पेशली नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज क्या होता है, डिजास्टर, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ओके, फेमाइन, ये जितने भी नेचुरल डिजास्टर है, इस टाइम आपको पता है फूड की शॉर्टेज हो जाती है, फेमाइन हो जाता है, तो इस टाइम गवर्नमेंट जो अपना स्टॉक रखती है फूड का, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दीज आर द एग्जांपल्स कि व्हाई डू द पब्लिक फैसिलिटीज, है ना, पब्लिक जो सेक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात नहीं की, हमने पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस की बात की कि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में माइट बी जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, जो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हमें फूड प्रोडक्शन, ओके, हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिली और आपने बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट सीखे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमने ये सब किया, माइट भी आपको समझ में आया होगा। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक।